Hello students. Students, in today class we are going to discuss the topic of the agricultural reforms in the chapter of geography, that is agriculture. तो agricultural reforms को आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिफॉर्म्स. तो रिफॉर्म्स क्या होते हैं? रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार करना. सुधार करना, किसी चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट करना. तो इम्प्रूवमेंट या सुधार या रिफॉर्म्स कहाँ होंगे? जहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ डिमेरिट्स होंगी. जब डिमेरिट्स होंगी उसी को तो हम मेरिट्स में कन्वर्ट करेंगे. तो रिफॉर्म्स के लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जहाँ पर हम रिफॉर्म्स कर पाएँ. तो रिफॉर्म्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के. द फर्स्ट इज द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड सेकंड इज द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स. तो इंस्टीट्यूशंस में हमने रिफॉर्म्स किए और टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म्स किए और हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा बढ़ा और हमारा पर कैपिटा इनकम पीसीआई भी इंक्रीज हुआ. तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स से हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें हमारी क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ी, जिसके फादर थे स्वामीनाथन, और वाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट किया और इंडिया बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड. तो ये हमारी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स थी और इसके साथ कुछ और अदर रिफॉर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स से. तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वाई इट वॉज नीडेड? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत थी? तो इसमें बेसिकली दो कॉजेज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेकंड इज द जमींदारी प्रैक्टिस. तो ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और जमींदारी प्रैक्टिस, ये जो दो डिमेरिट्स थी जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर डेवलप नहीं कर पा रहा था. तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बिफोर 1947 इंडिया वॉज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश पीपल और ब्रिटिश ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया. हर फील्ड में उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया था हमारा, चाहे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कोई भी फील्ड हो. तो इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन भी हमारा ब्रिटिश ने बहुत किया और जिसकी वजह से इंडिया एक अंडर डेवलप्ड, एक पुअर कंट्री में कन्वर्ट हो गया था. तो अब उस पॉवर्टी को खत्म करने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स चलाई और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थी दैट इज फ्रॉम 1951 टू 56 वाज फुल्ली कंसंट्रेटेड. किसके ऊपर हमने कंसंट्रेशन रखा? उसमें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए में हमारा पूरा कंसंट्रेशन था एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए. तो स्टूडेंट्स, आप इसको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक पीस ऑफ लैंड है, दिस इज ए पीस ऑफ लैंड, और ये एक पर्टिकुलर फार्मर के अंडर में है और फार्मर इसके अंदर अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं. तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये फार्मर अपनी इस लैंड को अपने चिल्ड्रन के अंदर डिवाइड करता है. जैसे मान लीजिए ही हैड 4 सन्स 1 2 3 4 और उन्होंने इस लैंड के 4 पार्ट्स कर दिए 1 2 3 4. अब क्या होगा कि ये जो पोर्शन है, पोर्शन नंबर 1, ये सिर्फ एक ही आदमी के पास है और इस तरह से इस लैंड के 4 पोर्शंस हो चुके हैं. दिस लैंड विच वाज अंडर 1 फार्मर, नाउ इट वाज अंडर 4 फार्मर्स. अब ये जो फार्मर नंबर 1 है, 2 3 4, तो 1 का एरिया इतना है, 2 का एरिया इतना है और इट इज द एरिया ऑफ द थर्ड एंड इट इज द एरिया ऑफ द फोर्थ. अब ये जितने भी फार्मर्स हैं इंडिविजुअल्स, इनको अपने अपने एरिया में ही प्रोडक्शन कराना है. तो इनका विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी फैमिली का साइज इंक्रीज करेगा, तो उनके मेंबर्स बढ़ेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी. अब जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी तो उनके पास सोर्स तो सिर्फ यही है, नंबर 1 का जो इनका जो ब्लॉक बना हुआ है, ये जो लैंड है, सिर्फ इसी से उनके सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी और उनके पैसेज के विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ उनकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी और फैमिली भी का साइज भी बढ़ेगा. तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि इस लैंड से ही उनको सारी प्रोडक्शन लेनी है. तो वो क्या करेंगे? इस लैंड से प्रोडक्शन लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बायोकेमिकल्स यूज करेंगे जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़े. लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट ये आएगा कि लैंड डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि जितना हम बायोकेमिकल्स यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर जितना हम यूज करेंगे उसमें लैंड की फर्टिलिटी कम होती है और वाटर का जो लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो नीचे चला जाता है, क्योंकि ये सब आर्टिफिशियली बनाए हुए होते हैं. इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, तो ये पानी की कंजम्पशंस बहुत ज़्यादा लेते हैं. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि उनकी फर्टिलिटी लैंड की ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है. जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे, जैसे अर्थवर्म्स वगैरह से जो हम खाद बनाते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते. लेकिन ये जो हम लोग जो बायोकेमिकल्स यूज करते हैं, इनसे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती चली जाएगी. अब सॉइल की फर्टिलिटी जब कम होगी तो डेफिनेटली ये जो फैमिली थी, इसके पास जो था, इनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी और वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? पुअर बन जाएंगे या पॉवर्टी में वो कन्वर्ट हो जाएंगे. तो अब उनका सॉल्यूशन क्या होगा? अब उस पॉवर्टी को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए, वो लोग जमींदार के पास जाएंगे और जमींदार जो थे उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनको लोन्स देते थे डेफिनेटली. लेकिन ये जो फार्मर्स थे ये मोस्टली इलिटरेट होते थे. तो उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे करते थे? जैसे मान लो उनको 100 रुपये का लोन दिया, तो 100 रुपये के लोन में उन्होंने उनका थंब इम्प्रेशन ले लिया, उनका अंगूठा लगवा दिया उस पेपर के ऊपर, और वो लीगल पेपर होता था, और उसमें
100 का उन्होंने 1000 कर दिया या 10,000 कर दिया। अब पुअर फार्मर है, उसको इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या होता था कि वो फार्मर और उसकी पूरी फैमिली एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाती थी। हमने इकोनॉमी से पढ़ा था कि डेब्ट ट्रैप क्या होता है। वो इतना कर्ज हो जाता था उनके ऊपर कि उनके सेवरल जनरेशंस उस कर्ज को पूरा नहीं कर पाती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इंडियन एग्रीकल्चर में फार्मर्स फेस कर रहे थे। तो अब उनके पास सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन के लिए वो क्या करते थे? मॉर्टगेज करते थे। जो उनके पास घर है, ज़मीन है, जानवर है, जो भी है, वो उसको मॉर्टगेज करते थे या सेल करते थे और एनी हाउ कोशिश करते थे कि उस डेब्ट ट्रैप से, उस कर्ज से उन्हें मुक्ति मिल जाए, लेकिन उन्हें वो मुक्ति मिलती नहीं थी। तो अब इसमें इस चीज़ का सॉल्यूशन फिर कहाँ पर निकल कर आएगा? तो जब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की, तो इसकी जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आफ्टर 1947, जब हमारी कंट्री व्हेन इंडिया गॉट इट इंडिपेंडेंस, तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा 1951 से 56 में, उसमें गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें देखी कि ब्रिटिश इंडिया में किस तरह से फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ और वो कैसे पॉवर्टी के अंदर जाते चले गए। तो उनको उस पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को, इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए गए, जो हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक कोऑपरेटिव फार्मिंग की गई। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब, जैसे कि लैंड 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, 1 2 3 4, जो भी हमने डिस्कस किया। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग्स में ये जो बैरियर्स हैं, ये जो बाउंड्रीज है लाइंस की, ये लाइन खत्म कर दी जाएगी और एक ही लैंड बन जाएगी। तो ये इस तरह से एक लैंड बन गई। अब इस लैंड के ऊपर सभी फार्मर्स जो थे वो मिलकर खेतीबाड़ी करते थे। मिलकर जब वो खेतीबाड़ी करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, तो उनको एग्रीकल्चरल गुड्स की जो जरूरत पड़ती थी, जैसे सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, टूल्स, तो वो सब लोग बल्क में परचेज करते थे। सब मिलकर परचेज करते थे, तो उनकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती थी। जब हम मार्केट में अगर एक चीज़ खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट कुछ होती है, और अगर हम 100 चीज़ें खरीदें वैसी ही, या 1000 चीज़ें खरीदें, तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में ये बल्क में चीज़ें खरीदते थे, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो इससे उनको बहुत सस्ते रेट में पड़ जाते थे, चीप रेट में मिलते थे। तो वो बल्क में परचेजिंग करते थे और उससे उनके रेट्स जो थे वो बहुत चीप हो जाते थे। सस्ते रेट्स में उन्हें चीज़ मिली तो ऑटोमेटिकली उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता था। तो ये इसलिए कोऑपरेटिव फार्मिंग का फायदा ये हुआ कि इंडिविजुअल फार्मर्स जो थे उनको हर चीज़ अपने इंडिविजुअल लेवल पर खरीदनी पड़ती थी और वो उन्हें कॉस्टली पड़ती थी, इसलिए उनका प्रॉफिट नहीं हो पाता था। यहाँ पर उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो इस वजह से एक तो ये रिफॉर्म्स हुआ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में। सेकेंडली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में 1947 के बाद एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जो जमींदार उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनसे फर्जी कागजों पर साइन करवा लेते थे या थंब इंप्रेशन लेते थे, तो उसका वो जो एक्सप्लॉयटेशन था वो भी कंप्लीटली खत्म हो गया। एंड नाउ द फार्मर्स बिकेम कंप्लीटली फ्री, वो इंडिपेंडेंट हो गए। अब उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था, अब वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट कर पाएंगे एग्रीकल्चर में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में दो बेसिकली रिफॉर्म्स हुए। वन वाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में हुआ, जो स्वामीनाथन ने किया, और इसमें हमारी क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इंडिया की, और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हुआ अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में। H5V सीड्स हमने यूज़ किए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, और ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ हमारा। सेकेंडली, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ अंडर वर्गीस कुरियन, एंड इंडिया बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क इन द वर्ल्ड, एंड दैट वाज द व्हाइट रिवॉल्यूशन अंडर द वर्गीस कुरियन। तो इन दोनों टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए। इसके साथ साथ कुछ अदर रिफॉर्म्स भी किए गए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस हुआ। तो क्रॉप इंश्योरेंस हमने इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर्स पढ़े थे हम लोगों ने, जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स कराई थी, कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर जो था उसमें सर्विस सेक्टर था, जिसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस होता था। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज फार्मर्स को लोन दिया करती थी, और उससे वो अपनी क्रॉप्स का इंश्योरेंस हो जाता था उनका। क्रॉप इंश्योरेंस से मतलब अगर कोई नेचुरल कैमिटीज होती है, जैसे ड्रॉट हुआ, फ्लड हुआ, अर्थक्वेक्स हुआ, अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो उनको उस क्रॉप का इंश्योरेंस पैसा मिल जाता था। तो एक ये रिफॉर्म्स हुआ फार्मर्स की कंडीशंस को सुधारने के लिए। फिर ग्रामीण बैंक्स बने, जो कम लोन पर बैंक्स फार्मर्स को लोन्स देते थे। कोऑपरेटिव्स बनी, जैसे अब हमने डिस्कस किया, वो मिलकर खेती करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उनका बढ़ जाता था क्योंकि चीप रेट्स पर उनको चीज़ें मिल जाती थी। फिर KCC बना, किसान क्रेडिट कार्ड्स दिए गए, जिससे उनको ईजिली लोन अवेलेबल हो जाता था कम रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर। पाइज स्कीम आई, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, अगर किसान का एक्सीडेंट हो जाता है तो भी उसको रिफंड मिल जाएगा, उसकी फैमिली को कहीं ना कहीं उसका वेलफेयर होगा। देन वेदर बुलेटिन्स आए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब डेवलपमेंट हुई कंट्री के अंदर, तो वेदर फोरकास्ट होने लगा कि कौन से टाइम में बारिश आ सकती है या तूफान आ सकता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, या कौन सा सीजन या कौन सा टाइम फार्मर को अपने सोइंग के लिए सूट करेगा, तो वेदर बुलेटिन से उनको फोरकास्ट पता चल जाता था, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाते थे एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर। देन भूदान एंड ग्रामदान, इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो भूदान और ग्रामदान में विनोबा भावे जो एक इंपॉर्टेंट डिसाइपल थे महात्मा गांधी जी के, और उन्होंने
एक मूवमेंट चलाई जिसको भूदान और ग्रामदान बोला गया, जिसमें जो लैंडलेस फार्मर्स थे, हमने देखा था कि जो जमींदार थे उनकी जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती थी उससे फार्मर्स लैंडलेस फार्मर्स बन जाते थे। तो लैंडलेस फार्मर्स को लैंड चाहिए होती थी, तो उस लैंड के लिए इन्होंने ये जो मूवमेंट चलाई भूदान और ग्रामदान, इसमें इनकी पर्सनैलिटीज ऐसी थी, महात्मा गांधी और स्वामी इनकी विनोबा भावे जी की, लोग इनसे इंप्रेस हुए। और कृष्णा रेड्डी थे एक आंध्र प्रदेश में, उन्होंने 80 एकर्स ऑफ लैंड दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, 80 लैंडलेस लेबर्स को दिया, जिससे कि वो अपनी लैंड्स उनको लैंड्स मिली और उन्होंने उसके ऊपर प्रॉपर एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। और इसी तरह से फिर ग्रामदान भी हुए। तो इसमें भूदान और ग्रामदान में बेसिकली लैंडलेस लेबर्स जो थे उनको लैंड्स मिली और उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, और वो कोऑपरेटिव फार्मिंग बेसिस पर उनको लैंड मिली और उन्होंने इसके ऊपर क्रॉप प्रोडक्शन किया। देन ICAR हुआ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की डेवलपमेंट हुई। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज डेवलप हुई, जिसमें हम लोग देखते हैं कि वेटनरी साइंस डेवलप हुआ और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल इनोवेशंस हुए, जिससे जो कि अल्टीमेटली फार्मर्स को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उन्होंने कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन था। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन विच वी हैव डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट वीडियोज में हम नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।